उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले मान्यवर काशीराम के जन्म तिथि के मौके पर इतने ज्यादा महत्व तमाम दूसरी पार्टियां भी उनको दे रही है, जिससे ये सवाल उठता है कि अखिलेश यादव का पीडीए जो लोकसभा चुनाव में बहुत चल गया था, राहुल गांधी जिन्होंने लखनऊ पहुंचने पर काशीराम की जयंती आज है और उसको 13 मार्च को ही मना लिया, और वहां पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव पास किया कि काशीराम को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। एक सार्वजनिक मंच से भी राहुल गांधी ने ये बात कही कि काशीराम पंडित नेहरू के जमाने में होते तो वो मुख्यमंत्री बना दिए गए होते। इन पर पलटवार करते हुए मायावती बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि काशीराम के निधन के उपरांत कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार थी, उसने शोक तक घोषित नहीं किया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने शोक तक घोषित नहीं किया, और आज मान्यवर काशीराम इन्हें बहुत याद आ रहे हैं। मैं नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर हूं और आपको मालूम है कि बाबा साहब अंबेडकर उनके जन्म जयंती के मौके पर और पुण्यतिथि के मौके पर और काशीराम के जन्म तिथि के मौके पर और पुण्यतिथि के मौके पर मैं उस समाज से और दलित प्रेरणा स्थल या तो नोएडा नहीं तो लखनऊ से मैं हमेशा कार्यक्रम करता हूं। आज फिर मैं दलित प्रेरणा स्थल नोएडा में आया हूं। काशीराम का जन्मदिन है और काशीराम के बारे में इस कार्यक्रम में भी चर्चा करते रहूंगा। और लोगों को पहले मैं ये बता दूं कि दलित पीड़ित शोषित समाज के लिए मान्यवर काशीराम समय बीतने के साथ साथ बाबा साहब अंबेडकर की तरह पूजनीय होते चले जा रहे हैं। उनका जन्म तिथि, उनकी पुण्यतिथि को मनाने के लिए समाज के लोग दूर दराज के इलाकों से इकट्ठा होते हैं और एक उत्सव, एक त्योहार के तौर पर इसे मनाते हैं। दलित प्रेरणा स्थल में आप देख लीजिए आसपास के इलाकों से, आसपास के प्रदेशों से किस संख्या में लोग आए हैं। ये संख्या मेरे आने से पहले और ज्यादा थी और पूरे दिन इसी तरह गाड़ियां और लोग आते रहते हैं और उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते रहते हैं। अब कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं और बीएसपी के पट्टा वाला भी है। ये माना जाए कि यहाँ जितने लोग आए सब बीएसपी वाले हैं? जी बीएसपी वाले नहीं बीएसपी वाले सब ऐसे भी हैं जो बीएसपी में नहीं। समाज के लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी में आस्था रखने वाले लोग हैं और सर्व समाज के लोग हैं। जो हिंदुस्तान हमारा जब एक भारत के अंदर गुलदस्ता बनता है उसमें गेंदे का भी फूल होता है, गुलाब का भी फूल होता है। इसी तरह से बहुजन समाज पार्टी में सिख समाज, कश्यप समाज, मुस्लिम समाज, ब्राह्मण समाज और पारसी सब समाज बीएसपी में है। वोट का परसेंट मिला अभी जो हालिया चुनाव? हमारी मानवर सरकार नहीं आई मगर वोट परसेंटेज हर साल बना। बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा मिला, समाजवादी को राष्ट्रीय दर्जा नहीं मिला। अगर वोट सरकार अगर नहीं आई तो वोट परसेंटेज हर साल बढ़ा हमारा। तो फिर आप बताइए। जी राजीव जी, आपसे जय भीम, अभिनंदन आपका। क्या बस कुशल मंगल जी, बहुत बढ़िया। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी देख रहे हैं जी काशीराम की इस जन्म तिथि को जैसे मनाया जा रहा है, अखिलेश यादव पीडीए दिवस, जी जी जी, राहुल गांधी भारत रत्न की मांग, जी जी, तो ये सब अगला विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये पार्टियों की तैयारियां हैं क्या? जी राजीव जी, एक्चुअली है क्या, बाबा साहब अम्बेडकर के बाद अब 2026 में मान्यवर काशीराम साहब पूरे भारत के सभी पार्टियों के, पूरे भारत के सभी लोगों के सर्वमान्य नेता हो गए हैं। इसलिए सभी पार्टियां, चाहे वो मान्यवर काशीराम साहब की विरोधी पार्टियां रही हों, उनकी विचारधारा विरोधी पार्टियां रही, वो सब भी मान्यवर काशीराम साहब की जयंती मना रही हैं। जो कभी कभी मान्यवर काशीराम साहब को सीआईए का एजेंट कहा करते थे, वो आजकल कह रहे हैं कि हम अगर जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे होते तो हम उनको भारत रत्न दे देते। तो कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया? ये सब झूठ बोलने वाले लोग हैं, झूठ बोलते लोग हैं राजीव जी। सच बात तो ये है। देखिए, मैं हर बार जी कार्यक्रम करता हूँ जी, और हर बार इस समाज के लोगों में और जो बहुजन समाज के लोग आते हैं तो उनसे एक ही सवाल पूछता हूँ। काशीराम ने जो नींव रखी थी
मान्यवर उस पर काशीराम साहब। मान्यवर काशीराम सर मान्यवर काशीराम साहब क्यों मान्यवर? सर बहुजन विचारधारा में मान्यवर काशीराम साहब ने शब्दावली गठित की। पहला शब्द है मान्यवर, मतलब आपको अब मैं आपको मान्यवर राजीव जी कहूं, इसका मतलब मैं आपको सम्मान दे रहा हूं। तो पहली बात तो इसलिए मैं देखिए मान्यवर कहेगा। दूसरी चीज हाँ, पैसा। एक दूसरा शब्द और बहुजन, कांग्रेस कहती है दलित हरिजन, ये बीजेपी कहती है वंचित दलित और पिछड़े अगड़े, लेकिन मान्यवर काशीराम साहब ने शब्द कहा बहुजन। 85-15 के जो 85% लोग, बहुसंख्यक लोग, बहुजन। तो मान्यवर काशीराम साहब ने शब्दावली गढ़ी है और उस शब्दावली का आपका चैनल ये बहुजन शब्द जरूर दिखाएगा। इसलिए मैं आपको थैंक्स पहले से कहता हूं कि राजीव जी आप बहुजन विचारधारा की को यहाँ कवर करने आए हैं, इसलिए आपके चैनल का शुक्रिया। मैं हमेशा आता हूँ। जी पिछले बार भी आए थे और हमारी हाथ से बात मैंने हुई। पहले ही बता दिया जी, कि बाबा साहब अम्बेडकर के दोनों दिवस पर जी और मान्यवर काशीराम के जी। दोनों दिवस पर मैं आता हूँ, इसलिए कि मेरा मानना है कि समाज के हर वर्ग जी। की, समाज के चिंतन के जी जितनी धाराएं हैं वो जी। सब जनता के सामने आनी चाहिए। अब मेरा सवाल सुन लीजिए पहले। तीन चिंताएं, तीन विचारधाराएं हैं। तो तीन विचारधाराओं ने भारत के बहुसंख्यक लोगों का बेड़ा गर्क किया है। एक का नाम है कांग्रेसवाद और गांधीवाद, दूसरा का नाम है पूंजीवाद और तीसरा का नाम है मनुवाद। तो मनुवाद, ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद, इन तीन विचारधाराओं का गठजोड़ है, उस पे आरएसएस का कब्जा हो गया, इसलिए भारत के सारे लोग परेशान हैं। लेकिन इन तीनों विचारधाराओं के अपोजिट में एक विचारधारा है बहुजन विचारधारा, जो अब हम जी बताइए। सवाल हमारा सिर्फ हाँ, इतना है हाँ कि जो मान्यवर काशीराम जी ने एक नींव रखी, जी बीएसपी 84 में बनाई जी और उसके बाद वो बीएसपी 2007 में जी बहन मायावती ने उस पर एक बुलंद इमारत खड़ी की, बिल्कुल, और उसके बाद पूर्ण रूप से अकेले दम पर सत्ता में आई। जी जी लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी का उभार 2014 के बाद शुरू हुआ है, बहन जी का ग्राफ लगातार गिरता चला जा रहा है। इसकी वजह क्या है? और सबकी निगाहें 2027 पे लगी। राजीव जी ये ग्राफ देखिए, पॉलिटिकल रिजल्ट्स गिरते जा रहे हैं, ग्राफ नहीं गिरता जा रहा। जो बहन जी का सामाजिक, पहली बात तो बीएसपी है, अकेली पार्टी नहीं है, ये बहुजन आंदोलन की एक बहुजन आंदोलन है। तो बहुजन समाज पार्टी भी है और बहुजन आंदोलन की विचारधारा की वाहक भी है। तो एक आंदोलन बता दो आप जो पिछले 5 वर्षों में बहुजन समाज पार्टी ने चलाया हो। अभी जो अक्टूबर में उन्होंने रैली किया, अक्टूबर में जब मान सम्मान का आंदोलन पिछले अक्टूबर में क्या हुआ था, बहन जी ने एक कॉल दी थी, पूरे भारत को लोग सड़कों पर आ गए थे बिलबिला करके। तो अभी चला है, पिछले ही साल देखो ना अक्टूबर में क्या बवाल हो गया। रैली जो हुई थी लखनऊ की, उसकी चर्चा नहीं रैली की चर्चा मत करो। मैं रैली की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। जब अमित शाह ने एक शब्द बाबा साहब के खिलाफ बोल दिया था ना, मैं शब्द पर चर्चा नहीं करना चाहता, तो बहन जी ने कॉल दी थी और सारे पूरे भारत के लोग सड़कों पे आ गए थे। ऐसा नहीं है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी सड़कों पे आंदोलन नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है, कैडराइज पार्टी है, डिसिप्लिन पार्टी है, अनुशासित पार्टी है। ये कभी सड़कों पे ये तोड़फाड़ नहीं करती ना। अभी तक जो चल रहा है उसमें 2027 में कोई उम्मीद? अरे सर पूरी, मैं राजीव जी चैनल से ये बात दिखा देना कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत से अकेले दम पे सरकार बनाने जा रही है। एक मिनट जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रतन सिंह। आप बहुजन समाज पार्टी में हैं? जी हाँ, यहाँ जितने लोग आए सब बहुजन समाज पार्टी में हैं? हाँ, बिल्कुल हाँ कैडर है, सब बहुजन समाज पार्टी के हैं। हमने एक थ्योरी दी थी। अच्छा सुनिए, एक बात मैं बताता हूँ। ये देखिए अंबेडकर पार्क, दलित प्रेरणा स्थल और कई जगह, रमाबाई मैदान, लखनऊ और नोएडा में जब मायावती ने, बहन जी ने मुख्यमंत्री रहते ये पत्थरों के शानदार पार्क बनवाए थे, तो ये सवाल उस समय उठाया गया था कि जनता की गाड़ी कमाई के पैसे से और इस तरह के पार्क, बड़े बड़े पार्क बनाए जा रहे हैं और ये पैसा
बर्बाद हो रहा है। यूनिवर्सिटी। बहुत लोगों ने कहा कि इसमें यूनिवर्सिटी बनी होती, इसमें ये बना होता। सर बनी लेकिन अब 2007 से 12 तक का उनका कार्यकाल था, उसके बाद 26 चल रहा है। जब मैं इन जगहों पर उन्हीं पार्क और उन्हीं जगहों पर आता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सेंस ऑफ प्राइड, जो गर्व की अनुभूति इन जगहों पर आकर दलित समाज की या बहुजन समाज को होती है, जैसे ये उनके लिए न सिर्फ इसको आप कुछ भी कह सकते हैं, प्रेरणा का स्थल भी है, आस्था का स्थल भी है, उनके लिए बेस्ट पिकनिक स्पॉट भी है, ये धार्मिक जगह भी उनके लिए है और इसको एक मंदिर की तरह भी वो देखते हैं। और ये जो जनसंख्या आप देख रहे हैं आसपास के इलाकों के, कई राज्यों से आसपास के लोग भी यहाँ पर आते हैं और उनके लिए ये 4 दिन जो है, बाबा साहब का जन्मदिन, काशीराम का जन्मदिन और दोनों का महापरिनिर्वाण दिवस, वो उनके एक त्योहार के कैलेंडर के तौर पर शामिल होता है। मैंने क्या कहा, जो बात कही सही है गलत? बिल्कुल सही है आपकी बात। हम एक चीज जानते हैं और एक सिद्धांत पे हमने काम किया था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कितने बार धोखा देंगे, कितने बार दबाएंगे, अब नहीं दबा सकते। ये 2027 के लिए आपके सामने हुजूम है। 2027 में इसका जवाब देंगे। और लोगों को बोलने दीजिए। अच्छा हाँ 2027 के लिए ये जवाब है। मैं ये कह रहा हूँ, बहुत लोग ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी के मजबूत होते ही बहन जी कमजोर हो जाती हैं, वो चुनाव के दौरान उसी हिसाब से टिकटों का बंटवारा करती है और इसीलिए उनका ग्राफ नीचे कम हो गया। अभी उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया तो लोगों ने कहा इससे अच्छा भारतीय जनता पार्टी ट्विटर पे आया, शामिल हो जाइए। तो आप लोगों को ऐसा क्या महसूस होता है कि पार्टी की चुनावी सफलता पहले की तरह न मिलके नीचे की तरफ मिली है? 27 आ रहा है, उसकी तैयारी हो रही, वो अलग है। अभी तक वो आप लोग कैसे इसकी समीक्षा करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है जो आपने बताया, ये सिर्फ जो है एक पब्लिक को गुमराह करने की बात है। हम लोग समझे हुए हैं हमें क्या करना है, हमको कब तक दबाएंगे, बहुजन को कब तक दबाएंगे। अब बहुजन दबेगा नहीं, अम्बेडकरवाद की विचारधारा निकल चुकी है, अब ये आगे आएगी और 2027 में हम दिखाएंगे कि हम कहाँ हैं। हाँ जी, बहुत देखता हूँ आपको। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे? एकदम बढ़िया टनाटन। जिन जिन अवसरों पर मैं आता हूँ उन अवसरों पर भी आप सूट टाई लगा के, हैट लगा के आ जाते हैं। मतलब जब हम आते हैं तब आप भी आते हैं यहाँ हर प्रोग्राम में। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि आप हर प्रोग्राम को कवर करते हैं। मैं सबके प्रोग्राम कवर करता हूँ, कोई एक ही जगह के नहीं, हर पार्टी का, हर समाज के, हर जगह पे जाता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है इस परिसर में। आप नौकरी के दिनों में आप कहाँ थे? नौकरी के दिनों में यही थे, दिल्ली में। नौकरी के दिनों में भी हम बीएसपी का काम करते थे, बाम सेब का करते थे, आज भी कर रहे हैं और मरते दम तक करते रहेंगे। मैं ये कहता हूँ लोगों से कि मैं बीएसपी साहब काशीराम का अंधभक्त था, बहन जी का अंधभक्त था, अंधभक्त हूँ और अंधभक्त रहूंगा मरते दम तक। ये मेरा दावा है। कभी मिलेंगे फिर आपसे हम बताते रहेंगे जी। चंद्रशेखर भीम आर्मी बना करके जो इस चुनाव में एक फोर्स बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बारे में क्या विचार है आप? देखो ऐसा है ना, जहाँ से सांसद हुए, कैसे हुए, वो आपको पता होगा। मैं गया था उनके साथ, जनता हाँ गए होंगे ना, तो वो कैसे हुए हैं कि बीजेपी, कांग्रेस और सबने उनको सपोर्ट किया है केवल उसको बढ़ाने के लिए, चमकाने के लिए। ये होता है ना, जैसे साहब काशीराम कहते थे कि वो बटन वाले नेता, क्या उनका बटन तो बीजेपी के साथ में है। जब बटन ऑन करेंगे तो लाइट जल जाएगी, जब बंद कर देंगे तो बुझ जाएंगे। ऐसा उनके साथ शुरू तो से बहन जी के बारे में सब बोल रहे हैं, देखते होंगे आप। देखो बहन जी के बारे में बोलने वाले बहुत हैं। पूरा आज की तारीख में अगर कोई मीडिया पे कोई भी चर्चा हो, सोशल मीडिया पे चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया पे, बिना बहन जी के बात आए राजनीतिक चर्चा कभी पूरी नहीं होती। तो क्यों? इसका मतलब है कि एमएलए एमपी नहीं है, लेकिन अभी करोड़ों वोट, पिछले चुनाव में 1 करोड़ तो वहां लैया चबेना लाए हैं, सड़क पे बैठ के खा रहे हैं। मैं भी गया था बस में यहाँ से,
वहां पता लगा टॉयलेट जाने की व्यवस्था नहीं है, कोई वो है, लेकिन फिर भी गए सारे लोग। तो ये जो बहुजन समाज पार्टी का कारवां है, ये महापुरुषों का, ये बीएसपी का नहीं है सिर्फ, ये शुरू होता है ज्योतिबा फुले से और गौतम बुद्ध से लेकर के उनकी विचारधारा का कारवां है। तो ये अब सुनिए, कोई इसे कभी खत्म नहीं कर सकता, कभी ये विचारधारा मिट नहीं सकती, और बहुजन विचारधारा आगे बढ़ती रहेगी तो बीएसपी भी आगे बढ़ती रहेगी। अब सुनिए, मैं बार बार ये कहता हूँ कि जहां तक मान्यवर काशीराम पार्टी को लेकर के आए थे और जिस भावना से उन्होंने समाज के अलग अलग वर्ग को जोड़ा था, उनसे बड़ा सोशल इंजीनियरिंग का कोई आदमी आज तक पैदा मेरे समझ से भारत की आजादी के बाद कोई आदमी नहीं था जिसने भारत की जातीय व्यवस्था को और भारत के लोगों के अंदर की पीड़ा को समझते हुए जिस तरह का यूनाइट उन्होंने किया, उस मामले में उनके इर्द गिर्द कोई भी फटकता नहीं। इस देश में मैं कई बार उनके बारे में, पहले जब मैं छोटा था तो सोचता था कि यार ये क्या आदमी है जो कि नारा लगवा देते हैं, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। आज की तारीख में हिंदुस्तान में किसी नेता का ये नारा लगवाने का मादा नहीं है, उस समय भी नहीं था। ये काम सिर्फ काशीराम कर सकते थे और लगता था कि करोड़ों लोगों की आस्था के भगवान श्री राम के बारे में ये नारा क्यों लगाया जा रहा है, और इसी नारे के बदौलत सत्ता में आ गए। ठीक है, उन्होंने जो अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से पार्टी को आगे, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ, आपसे इसलिए चर्चा कर रहा हूँ, चर्चा इसलिए आपसे कर रहा हूँ कि ये विषय वो नहीं है नारा लगाने का, जिंदाबाद करने का। लोगों को समझ में आए कि उन्होंने क्या किया, तो इसलिए जब किसी आदमी की जन्म तिथि पुण्यतिथि पर आप कार्यक्रम करते तो उसके योगदान की चर्चा भी करनी चाहिए, मुझे लगता है। बिल्कुल ठीक बात। आपने जब बामसेफ नाम लिया तब मुझे याद आया, तो मैं अब कुछ काशीराम के बारे में, मैंने जैसा कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, दलित वंचित शोषितों के लिए आरक्षण दिया, उस आरक्षण के जरिए दलित समाज के 1.5% लोग शुरुआती 8-9 सालों में सरकारी नौकरी में आने में कामयाब हुए। लेकिन अपने निधन से कुछ दिन पहले बाबा साहब अम्बेडकर आगरा में थे, उन्होंने एक भाषण दिया जिसमें उनका इशारा इन जैसे लोगों की तरफ था। इन जैसे मतलब जो लोग सरकारी नौकरी में चले गए थे, उन्होंने भाषण देते देते हुए वो रो पड़े बाबा साहब अम्बेडकर। उनका ये कहना था कि आरक्षण के जरिए दलित और शोषित और वंचित समाज के जो लोग मुख्य धारा यानी नौकरी में आ गए, अब वो क्लर्क का और अधिकारियों और बाबुओं के क्लास में चले गए। वो अपने पीछे के लोगों को उन्होंने वैसी ही दूरी बना रखी है जैसे दूसरे समाज के लोगों ने वो दूरी बना रखी थी। 2 कारण, और दूसरा उनका ये कहना था कि अगर यही गैप बढ़ता रहा तो हमारे ही समाज के लोग दूसरे क्लास के हो जाएंगे, वो उन्हीं के साथ उठते बैठते खाना खाते हैं और दलित समाज के साथ उनकी दूरी बढ़ती जाती है। उस समय मान्यवर काशीराम की उम्र सिर्फ 22 साल थी और इस घटना का असर देश के कितने लोगों पर पड़ा नहीं पड़ा, मान्यवर काशीराम पर इसका असर ये पड़ा कि वो DRDO की नौकरी करने के लिए पूना में जब गए तो उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की बातों को याद करते हुए वहां पर महात्मा बुद्ध और अम्बेडकर जयंती के मौके पर वहां की छुट्टी कैंसिल कर दी गई। काशीराम ने उसके लिए लड़ाई लड़ी और उसके बाद अदालत का दरवाजा खटखटाया और उन दोनों छुट्टियों को वहां पर बहाल कराया। इसके बाद भारत की जातिवादी व्यवस्था के बारे में उन्होंने गहन अध्ययन किया और उसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़ करके बहुजन समाज के लिए काम करने का फैसला किया। काशीराम बाबा साहब अम्बेडकर जो न कर सके वो काशीराम ने किया। भारत की आजादी के बाद मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि भारत की सामाजिक व्यवस्था को समझने में जो काशीराम ने किया वो दूसरा कोई व्यक्ति भारत में नहीं कर सका। आज भी ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ये नारा देती है सबका साथ सबका विकास, उसमें काशीराम की सोशल इंजीनियरिंग पीछे छुपी होती है। अगर अखिलेश यादव PDA का नारा देते हैं
तो उसमें कांशीराम की सोशल इंजीनियरिंग है। अगर राहुल गांधी जातीय आरक्षण की बात करते हैं, अगर राहुल गांधी प्राइवेट सेक्टर में दलितों की बात, पिछड़ों की बात करते हैं, तो उसकी फिलॉसफी कांशीराम ने दी थी। और दूसरा एक महत्वपूर्ण बात यह भी मैं बताऊं, हमेशा कांशीराम का यह मानना था कि जिस वर्ग में आप हैं उस वर्ग का दर्द उसी वर्ग का व्यक्ति समझ सकता है। दलित अगर दलित है तो दलित का दर्द दलित ही समझ सकता है। दूसरा आदमी उसका नेतृत्व करेगा तो वो खाई जो है वो हमेशा से रह जाएगी। इसीलिए उनका दावा था और उनका तर्क था कि जो भी दलित या पिछड़े या दूसरे नेता दूसरी पार्टियों में है, वो बटन दबाए जाने पर बटन पे चलते हैं, उनका अपना कोई नेतृत्व नहीं है। और यहां से जो बात शुरू हुई, मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूं कि भारत की राजनीति को समझने के लिए और उत्तर भारत की राजनीति को कांशीराम ने कितना प्रभावित किया है, इसको समझने के लिए उनकी इन बातों को आप देखेंगे। और इसी फॉर्मूले पर चलते हुए उन्होंने 85-15 का नारा दिया। देश में 85-15 का नारा देने वाला पहला आदमी मान्यवर कांशीराम। मैंने क्या कहा, जो काम बाबा साहब अम्बेडकर न कर सके, हालांकि उनके पास समय बहुत कम था, आजादी के बाद 9 साल तक ही वो इस पृथ्वी पर रहे, इसलिए समय उनके पास कम था, लेकिन इसके बावजूद कांशीराम ने जो काम किया वो दूसरा कोई कर न सका। अब आगे की बात यह है कि एक और, मैं आपको मालूम है जब इस तरह की राजनीतिक हस्तियों के बारे में कार्यक्रम करता हूं तो मुझे लगता है कि उनके बारे में जो महत्वपूर्ण प्रसंग हैं, महत्वपूर्ण किस्से कहानियां हैं, वो भी माहौल क्या है के जरिए आप तक पहुंचाऊं। एक और मजेदार किस्सा, मुलायम सिंह यादव ने पार्टी बनाने का फैसला किया। जब बीपी सिंह से अलग हुए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उस पार्टी के चंद्रशेखर जी, और उसमें मुलायम सिंह यादव शामिल हुए। बलिया की उस सम्मेलन में जाकर उन्होंने कहा कि वो ताजिंदगी चंद्रशेखर जी के साथ रहेंगे, चंद्रशेखर जी उनके नेता हैं। इसके बाद दिल्ली से लखनऊ की फ्लाइट में कांशीराम और मान्यवर कांशीराम और मुलायम सिंह यादव अगल बगल बैठे थे। कांशीराम से मुलायम सिंह यादव ने जब चर्चा की तो कांशीराम ने कहा कि अगर तुम्हें पिछड़ों का नेता बनना है, अगर तुमको पिछड़ों की पार्टी बनानी है तो चंद्रशेखर के साए से निकल जाओ। कभी भी अगर पार्टी का मुखिया फॉरवर्ड होगा, सामान्य होगा, तो विचारधारा की दृष्टि से कुछ लोग भले समाजवाद के नाम पर चंद्रशेखर से जुड़ जाएं, पूरा बहुमत, पूरी मेजॉरिटी और उस वर्ग की तुम्हारे साथ नहीं जुड़ेगी। मेरा मशवरा यह है मुलायम सिंह कि आप एक पार्टी बनाओ और उसके मुखिया खुद बनो, तब आपके साथ पिछड़ा खड़ा होगा। और उन्हीं के सलाह पर, उन्हीं की राय पर मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी का गठन किया और चंद्रशेखर जी से ये बात जाकर के बताई। चंद्रशेखर जी ने अपनी आत्मकथा में, अपनी एक किताब में इस बात का जिक्र किया है कि मुलायम सिंह ने उनका साथ क्यों छोड़ा। चंद्रशेखर जी ने कहा, कांशीराम की ये सलाह बिल्कुल उपयुक्त है, आप मेरी पार्टी के बाकी लोगों को जिसको लेके जाना चाहते हो लेके जाओ और आप पार्टी बनाओ। और उसी के बाद देखिए बात यह है कि उस समय ये राम मंदिर आंदोलन बहुत तेज चल रहा था और कांशीराम का दिमाग इस बात पर चल रहा था कि मुलायम सिंह यादव अगर पिछड़ों का नेता हो जाए और बहुजन का नेता, बहुजन का वोट हमारा, उसी सरकारी वर्ग को उन्होंने चिन्हित किया जिसके लिए बाबा साहब रोए थे। उन्होंने कहा इनको पहले इकट्ठा करो। उन लोगों के पास गए, उनसे कहा कि यार तुमको पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भाग नहीं लेना है, आप सरकारी नौकरी करते हो, आप सरकारी नौकरी करो, राजनीतिक गतिविधियों में भाग न लो, सामाजिक तौर पर आप इकट्ठे हो जाओ। और बामसेप में सरकारी कर्मचारियों को इकट्ठा किया। आप बामसेप में थे शुरुआती दिनों? बिल्कुल, मैं शुरुआत से बामसेप में जब तक नौकरी की है बामसेप में रहा हूं और खुलेआम रहा हूं। बामसेप के माध्यम से हमने, एक बात मैं बताऊं, हमने बहुत 8-10 साल तक पार्ट टाइम नौकरी की है और फुल टाइम बामसेप का काम किया है, पार्टी का काम किया है दिल्ली में और खुल के किया है और आज भी कर रहा हूं। तो मैं अब बामसेप उतना सक्रिय तो है नहीं। देखिए ऐसा है, आज यहाँ जितने लोग देख रहे हैं मेरे ख्याल से 50% लोग बामसेप के होंगे। ये बामसेप, ये बामसेप, ये बामसेप, ये सारे बामसेप के लोग खड़े हैं। 50% लोग बामसेप के हैं, काम कर रहे हैं। और हम तो
अब क्या बताऊं, वो बताना नहीं चाहता आपको जो काम कर रहे हैं, फिर कभी बताएंगे तो देखिए ऐसा है, मैंने कैडर जिस तरह से काम, मुझे सब पता है। मैं आज से बीएसपी कवर नहीं करता हूँ। मुझे बाम से DS4, आपका कैडर, आपका चंदा, आपकी मीटिंग्स, आपका काम, मुझे सब पता है। बहुत सारी बात आप सही कह रहे हैं, कैमरे पर बतानी भी नहीं चाहिए, सारी बात नहीं खोली। मुझे आज ये बताइए, जब आप लोग बाम सेब में थे काशीराम जी के साथ, तो पर मंथ आप लोग कितना चंदा देते थे? कोई हिसाब नहीं रखा, जब जितना जरूरत पड़ी दे दिया, जब डिमांड आई दे दिया। मंथली नहीं था? मंथली नहीं था? मंथली तो था। कितना? 100 रुपए? ना, मंथली तो यहाँ जो है दिल्ली का जो कार्यालय है इसको चलाने के लिए रहता था। पहले 100 रुपए था, फिर 500 रुपए था, फिर 1000 रुपए था। हम देते थे रेगुलर, वो तो देते थे, लेकिन उसके अलावा जब भी जरूरत पड़ती थी, 5000 की पड़े, 10,000 की जरूरत पड़े, जेब में से लाए, किसी से मांग के लाए, कहीं से लाए, करते थे। उस समय 20 लाख लोग बामसेब से जुड़ गए थे या 2 लाख? मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। जब साहब काशीराम ने शुरू किया था, उस समय उन्होंने कहा था कि आधे प्रदेशों में और इतने जिलों में हमारा संगठन, ये 73 में साहब ने कल्पना की थी कि हम बामसेब नाम का संगठन बनाएंगे। 5 साल बाद 78 में उन्होंने, और एक बात और, सारे संगठन बामसेब, DS4, ये सारे संगठन मान्यवर काशीराम ने बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को गठित किए। और जब BSP बनाई तो बाबा साहब के जन्म तिथि के मौके पर BSP बनाई, वो 14 अप्रैल 1984 को। और सारे उनको मालूम था, देखिए बाबा साहब तो भगवान का दर्जा है। मैंने कहा, एक बार मैं दलितों के एक बस्ती में गया था, मुझे लग रहा था रैदास जयंती थी या कुछ ऐसा था, तो उन लोगों ने, मैं देखने के लिए कि कैसे पूजा करते हैं उनके घरों में, तो लोगों ने कहा आप आ जाइए घर में। हालांकि मैंने कैमरे पर नहीं दिखाया वो किसी के घर का, तो वहां पर किसी की देवी की मूर्ति, हिंदू धर्म के किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं थी। वहां पर रैदास जी की, बाबा साहब अम्बेडकर की सबसे बड़ी मूर्ति और काशीराम जी की फोटो भी मंदिर में थी। और ऐसे घर मैंने देखे, तो उस समय मुझे बड़ा अचरज हो रहा था कि जिस व्यक्ति को हमने अभी तक देखा है, उस व्यक्ति के स्थान मंदिर तक पहुंच चुका है। सर, दिवाली पर कैलेंडर बिकते हैं, आपने जगह जगह देखा होंगे, उनमें सिर्फ बाबा साहब की मूर्ति आपको भगवान, मतलब सब भगवानों के बीच में मिलती है, जो लोग वहां से खरीदते हैं, बड़ी मात्रा में अपने दिवाली पे अपने घरों को सजाते हैं, बाबा साहब की मूर्ति नए इस तरह से स्थापित करते हैं। और बाबा साहब ने वो क्यों करते हैं, बाबा साहब मतलब ये सिर्फ मानने के लिए भगवान, वो है भगवान से ऊपर दर्जा है उनका, उन्होंने बहुत कुछ किया है, इतना कुछ किया है कि हम सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते हम। भगवान और तो आज है कि वो तो अब कैमरे बोल नहीं सकते सर को पता है, सर को मैं कनॉट प्लेस में करते रहता हूँ फॉलो। सर, इससे हटके थोड़ा सा राजनीतिक पे बात करूं तो आप 2007 से 12 का बहन जी का शासन देख लीजिए। जो आज कहते हैं ना कि यहाँ पे गुंडा राज नहीं है, उस टाइम का गुंडा राज देखिए आप, बिल्कुल खत्म कर दिया था बहन जी ने। एक भी जातिवादी दंगा आप बता दीजिए 2007 से 12 के बीच में, सिर्फ एक घटना हल्की सी हुई थी, उसी में बहन जी ने आदेश कर दिया था कि दूसरी ऐसी हो नहीं ना पाए, और हुई नहीं। सर, आप 2007 से 12 का इतिहास उठा लीजिए, जो बड़े बड़े गुंडे थे वो सब जेल में थे या फिर प्रदेश छोड़कर भाग गए थे, उन्हीं को बाद में दूसरी सरकार आई, जेल मंत्री तक बना दी थी। ऐसा भी हुआ है। और देखिए, मुझे रह रहे की बातें याद आती है काशीराम जी की, और उनको मैं मिला भी हूँ, इसलिए अब उनकी चर्चा ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए कि उनका पुण्यतिथि और जन्म तिथि है। मैं ये जानना चाहता हूँ जरूर, जो कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया, उन्होंने दलित शोषित पिछड़े के नाम पर, वो दलितों का नाम उतनी ही शिद्दत से लेते थे जितना नाम वो पिछड़ों का लेते थे। और इसीलिए जितने भी पार्टियां थी, चूंकि मुलायम सिंह यादव भी उस समय कद उनका बड़ा हो गया, लेकिन यादव नेताओं में भी या उनकी तरफ, बसपा की तरफ बहुत अच्छी खासी संख्या में आए थे। एक समय यादव बने थे सबसे ज्यादा BSP से। पहला MP हमारे ही जिले रामकृष्ण यादव जी पहला आजमगढ़ जिले से हुए थे, तो यादव ही पहला BSP भी हुआ। और जो दूसरी जातियां थी यूपी में, अदर राजभर, चौहान, निषाद, पटेल, उनको भी उन्होंने जोड़ लिया था। ठीक है, उस फार्मूले को बहन जी संभाल नहीं पाई।
नहीं। जितना नहीं, एक मिनट सुनिए, आप लोग की आदत है कि बहन जी के खिलाफ सुनना नहीं चाहते हो, लेकिन जो असलियत है ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। नहीं ना, मैं तो पूछता हूँ। देखो, ओम प्रकाश राजभर बसपा में थे, उधर से गए, संजय निषाद थे, सारे यहीं से निकल करके गए। उन्होंने अपना अपना ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम भी यहीं के थे, बसपा में ही थे। तो ये संभाल तो न सकी, इसको कम मानोगे? एक एमएलए आ गया फिर भी नहीं मान रहे। नहीं, ये एमपी एक मिनट आ रहा, एमपी भी एक भी नहीं। कोई बात नहीं, ये स्वार्थी लोग थे जो चले गए इसमें। बाकी जो मिशनरी लोग थे, बाबा साहब के जो अनुयायी लोग थे, वो आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। नहीं, लोकसभा में 11% वोट क्या बताता है? ये समय आता जाता रहता है, ऐसा नहीं है। और मशीन की गड़बड़ी हुई है। बसपा का वोट आज भी एजीटी है, बसपा का वोट कभी कम नहीं हुआ है। मशीन है, मशीन से ऐसा हो रहा है, मशीन हटा दो, आज बसपा की सरकार बन जाएगी। अब यंग आदमी कुछ बोल रहा है, जो सच्चाई है उसको स्वीकारने में क्या दिक्कत है भाई? हाँ, यहाँ बैठ करके खाली हम बहन जी का तारीफ बताते रहे, बहन जी। अरे बहन जी का रिकॉर्ड भी तो देखो, उस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। हाँ, रुकिए। 207 से अगर एक सीट पे आ रहे हैं तो हमें ये बात माननी पड़ेगी कि वोट में तो कमी आई है। उसकी वजह क्या? उसकी वजह है ये यूपी में जो चुनाव है, यूपी में चुनाव जातिवाद का चुनाव होता है। ये तो जातिवाद की तो मास्टरी बीएसपी के पास थी। नहीं, जातिवाद की मास्टरी बीएसपी के पास नहीं है। हमारे पास में हमारा ही वोट रह जाता है, दलितों का ही वोट रह जाता है, दूसरी कास्ट के लोग वोट नहीं करते। इस वजह से हमारी सीटें कम होती हैं। हमें पिछड़ों का भी साथ नहीं मिलता, हमें ओबीसी का भी साथ नहीं मिलता। तो वो सब छटक गए ना आपसे। वो क्यों छटके? वो छटके हैं जैसे आपने देखो, राजभर का अपना नेता हो गया, पटेल का अपना नेता हो गया, चौहान का अपना नेता हो गया, निषाद का अपना नेता हो गया। पहले ये सब बीएसपी में थे। बीएसपी में थे, हाँ। उस टाइम पे नेतृत्व की गलती नहीं मानी जाए। नेतृत्व सही तरीके से नहीं कर पाए, ये है। लेकिन ये लोग भी वैसे स्वार्थी थे। नेतृत्व की गलती थोड़ी सी मानते हैं हम। और अब इस टाइम पे अगर हमें चुनाव जीतना है तो हमें सबका साथ लेना पड़ेगा। ओबीसी का भी साथ लेना पड़ेगा, अपने समाज का तो हमें साथ लेना ही पड़ेगा। हमें जो बीजेपी का जो कोर वोट है उसको भी काट करनी हमें पड़ेगी, ब्राह्मण तो हमें लगानी पड़ेगी। हमें सब बीजेपी ने आपके कोर वोट बैंक में शेर लगा दी कि नहीं? बहुत माइनर। अखिलेश यादव मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बहुत थोड़ा सा डेंट लगा है। मुझे जहां तक मेरी नॉलेज है, थोड़ा सा डेंट लगता है। बिल्कुल। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो बहुजन समाज पार्टी से जो जिन नेताओं की हम बात कर रहे थे, बीएसपी से छिटक के चले गए, उनका कारण ये था कि उनको एक सीट की जो पूरे परिवार को अब सीट दिलाना चाहते थे कि हमारे परिवार में कि इनको भी सीट मिले। वो अपने स्वार्थ के सीट ना मिलने के कारण दूसरी पार्टियों में गए। आज उनका हाल देख लो, जो दूसरी पार्टियों में गए वो कहीं के भी नहीं रहे। कभी कांग्रेस में भग रहे हैं, कभी बीजेपी में भग रहे हैं। उनको जो सम्मान यहाँ था, जो पद उनको यहाँ मिला था, जो सम्मान मिला था, आज उन्हें कहीं नहीं है। आया मुसलमान के क्यों छिटक गया बीएसपी से? मुसलमान भी ना बचा। अब बताओ, मुसलमानों के बारे में अब मैं आपको बता रहा हूँ, काशी राम ने मुसलमानों के बारे में क्या निकाला? उन्होंने निकाला कि मुसलमान जहां जहां कारोबार में या आर्थिक रूप से सशक्त थे, या जिन जगहों पर उनका कारोबार अच्छा चल रहा था, उन सारे जगहों में आजादी के बाद दंगे हुए। उन्होंने कहा मेरठ में दंगा हुआ, उन्होंने कहा भागलपुर में दंगा हुआ, उन्होंने मुरादाबाद में दंगा हुआ। इन सब जगहों पर दंगा हुआ, माहौल खराब हुआ, और मुसलमान जो है एक कम्युनल पॉलिटिक्स की तरफ समाज बटे, इसकी कोशिश की गई। और मुसलमानों को दलितों से जोड़ने में एक अलग इंजीनियरिंग उन्होंने बनाई। और उसके बाद मुसलमानों की भी एक बहुत बड़ी संख्या हमसे खुद एक निजी बातचीत में मुलायम सिंह यादव ने कहा कि वो अयोध्या में गोली चलवाने की घटना के बाद से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मुझे मुल्ला मुलायम कहना शुरू कर दिया। हकीकत यह है कि इस उत्तर प्रदेश के मुसलमान मुझसे ज्यादा हमेशा बसपा को वोट करते हैं, और मेरे विधायकों की संख्या से उनके विधायकों की संख्या ज्यादा हो जाती है। मायावती तो मुसलमानों को भी नहीं संभाल पाई। क्या बताइए, क्यों चले गए आपके पास? अभी भी है मुसलमान, ऐसे नहीं है कि बीएसपी में नहीं है, अभी भी मौजूद है। अरे हैं, जितने थे और जो बात थी उससे आपके कम हुए उससे कम हुए। कुछ ऐसे नेता हैं, आपने भी देखा होगा, जो उन्होंने एक बहन जी का एक वीडियो, मैं आपको जिले बता सकता हूँ, जिले कि बसपा से मुसलमान के एमपी
कहां कहां से जीते थे जहां कोई सोच नहीं सकता था। सुल्तानपुर से जीते थे, मेरठ से जीते थे, बहराइच से जीते थे। अब आप अमरोहा से देखिए जीते। अमरोहा से जीते। और अब आप देखिए, अरे छोड़ो, अयोध्या और काशी, जब काशी राम जी थे तो अयोध्या की लोकसभा सीट भी बीएसपी जीती थी और विधानसभा अगल बगल की सीटें भी, और काशी के अगल बगल की सीट भी बसपा जीत गई थी। और छोड़िए 2009 में मुरली मनोहर जोशी से जेल में रह के मुश्किल से 18 या 15,000 वोटों से मुख्तार अंसारी। असल में बहन जी भी तो कभी नारा देती थी चढ़गुंडों की छाती पर नहीं, और बहन जी- मोहर लगाओ हाथी पर, और टिकट देती थी मुख्तार अंसारी को। अभी तो बात है, अब आ तो रहे हो। नहीं 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 हमने तो ये सुना नहीं, खैर वो ये बहन जी ने दिया ये नारा कि मतलब बसपा का नारा हाँ, बसपा नेता का थोड़ी नहीं लगाता। हाँ, बसपा का कह सकते हैं। कार्यकर्ता लगाते हैं, बसपा के कार्यकर्ता लगाते हैं नारा। अरे हमने सुना है कि कौन कह देगा नहीं देते। नहीं, ये तो टाइम के साथ चीजें बदलती रहती हैं। फिलहाल हमें 2027 के बारे में बात करनी है। अब भविष्य की बात करते अगर हैं। 2027 बहुत में हो हमें गया, चुनाव पूछते हैं। जीतना है तो हमें बीजेपी को हराना होगा। बीजेपी की राजनीति है जातिवाद की रणनीति। अरे बीजेपी से ही मिले भगत का आरोप लगाते हैं विपक्षी दल मायावती पर। नहीं, ये तो विपक्ष वालों को कुछ न कुछ चाहिए। अभी अगर हम एक्चुअली बात है कि हम इंडिपेंडेंट लड़ते हैं, बीएसपी इंडिपेंडेंट लड़ रही है, तो उनको ऐसा लगता है कि हम उनसे मिले हुए हैं। मैं भी ये चाहता हूं कि हम गठबंधन करके लड़ें, कोई सी भी पार्टी हो, तो उससे हम ज्यादा उनको टक्कर दे पाएंगे बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी ज्यादा। आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, हमें पूछे कौन सा नारा पूछ रहे हैं आप? हाँ? कौन सा नारा पूछ रहे थे? अरे वो सब नारा वारा पुरानी बात हो गई। नारा तो लगता रहता है, हर चुनाव में एक नया नारा आ जाता है। 2000 आप कहाँ से आए? मैं गाजियाबाद से हूँ। 2027 में कुछ बसपा को उम्मीद दिखाई दे रही है? हाँ जी, दिखाई दे रही है। कैसे? माहौल बन रहा है। अब जो गुंडागर्दी वो चरम पे है और जो दलित लोग हैं उन पे ज्यादा अत्याचार हो रहा है और उनकी सुनी नहीं जाती है। अरे योगी जी का बुलडोजर है तो कहाँ को योगी जी का बिल्डोजर जो सब जगह नहीं चलता है, वो भी देख के चलता है कहाँ चलाना है कहाँ नहीं चलाना, कहाँ नुकसान होगा हमें वोटों और कहाँ फायदा होगा। बुलडोजर चलता है, दो जगह है, दो जगह बिल्डोजर चलता है। अभी बिल्डोजर एक दिल्ली में चलाया है जाति और धर्म देखकर। मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ, मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर क्यों नहीं चलता? मेरे गांव, मेरे गृह क्षेत्र गुनौर विधानसभा पन्ना डिस्ट्रिक्ट में भी एक केस हुआ है, किसी वर्ग दो वर्ग के विशेष में गोली चली है। क्या वहाँ बुलडोजर नहीं चला? मैं सोशल मीडिया वहाँ के लोगों से मैंने बात की, जो बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं वहाँ के लोगों ने कहा कि वहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चला। दो फांसी, एक और केस हुआ, किसी आदमी को कुल्हाड़ी से मार दिया, उसमें ही दो जाति देख के कि ये तो क्यों ऐसा? अगर मध्य प्रदेश पूरे देश में अगर योगी और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी भी तो जाति देखकर ही बुलडोजर चलाते हैं, यानी प्रधानमंत्री भी जाति देखकर बुलडोजर चलाते हैं। सिर्फ जो जाति के धर्म जहां उन्हें फायदा होगा, एंगेज होगा वोटों का, जहां जहां ध्रुवीकरण होगा वोटों का, वहां मोदी जी और योगी जी बुलडोजर चलाते हैं। और अभी एक राहुल गांधी का एक बयान चल रहा है कि राहुल गांधी जी बोल रहे मान्यवर काशीराम का हम जन्मदिन मनाएंगे। जब मान्यवर काशीराम को कोई नहीं जानता था, कांग्रेस नहीं जानती थी, तब मान्यवर काशीराम को तो कभी माना ही नहीं कांग्रेस ने। आज वोट की राजनीति के लिए मान्यवर काशीराम को मना रहे हैं। वो सिर्फ वोट तक ही सीमित हो सकती है, इससे ज्यादा कोई नहीं है। अगर वास्तव में काशीराम को मानना है तो बहन कुमारी मायावती जी उनकी अनुयायी, उनकी शिष्या है, उनको देश का प्रधानमंत्री घोषणा कर दे। पूरे देश में एक ही अलग माहौल हो जाएगा। ऐसा करना चाहिए ना। और उनके जो कुछ नेता हैं, नेता ही कुछ बहन जी भी करेंगी कि सब दूसरे करेंगे? बहन जी क्या नहीं कर रहे हैं अपनी पार्टी को? कहाँ से कहाँ आ गई है पार्टी? बहन जी भी करेंगी, बहन जी तो कर रही है ना, अपने समाज को ला रही है, जोड़ रही है, सभी समाज वर्ग को लेके आ रही है, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म विशेष का वर्ग हो। चलिए आप थोड़ा महिलाओं से बात करते हैं कुछ। इधर कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई हैं? मैं इधर से आई, नेवड़ा में रहती हूँ। हाँ? सेक्टर 87 नेवड़ा फेज 2 में, और वैसे रहने वाले इटावा भरतना से हूँ मैं। अच्छा, हाँ। तो क्यों आई हैं? मैं आई हूँ, आज कांसी राम जी का बर्थडे था, इसीलिए हम लोग घूमने आए हैं। आप उनके और बाबा साहब के बर्थडे और उस पे? मैं आती हूँ, यहाँ मनाने आती हूँ, हर कार्यक्रम होता मैं जब आती हूँ इधर पे। तो आप काशीराम का जन्मदिन क्यों आपके लिए, आप उनको क्या सोचती हैं उनके बारे में? हम लोग उनके बारे में ये सोचते हैं कि हम लोगों के लिए उनने बहुत अच्छा किया, आगे हम लोगों के छोटे कास्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा उन लोगों ने अच्छा हम लोगों के लिए किया है। और तो
छोटे लोगों बाबा साहब ने हम लोगों के आगे जीने के लिए, सम्मान के लिए आगे, वो उसके लिए, सबके लिए आगे हम लोगों को बढ़ाया फिर। इसीलिए हम लोग बाबा साहब को, कांसी राम जी को ज्यादा से ज्यादा मानते हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप यहाँ आती हैं, आप मंदिरों में और कहाँ जाती हैं? मंदिर जाती हैं? मंदिरों में कहीं नहीं जाते हैं, हम इधर ही घूमने आते हैं। और मैं तो किसी को नहीं मानती, हमारे घर वाले नहीं मानने देते, किसी की पूजा नहीं करने देते हैं। आपका मन करता है? नहीं, मैं नहीं करती हूँ, आप ना मेरा किसकी मन पूजा? करता है। हम बाबा साहब की करते हैं, हमारे यहाँ मकान में बाबा ही साहब की मूर्ति लगाते हैं, उन्हीं की सेवा करते हैं, उन्हीं को मानते हैं और किसी की नहीं करते हैं हम। और हमारे घर वाले तो फोटो वोटो किसी की रखने भी नहीं देते हैं मकान में, बस तो हम लोग उसी को मानते हैं। जब से हम लोग जानने लगे हैं तो हम लोग अब बाबा ही साहब को मानते हैं और किसी को नहीं मानते हैं। भगवान बुद्ध का तो मूर्ति रखती होंगे? हाँ, भगवान बुद्ध की मूर्ति है, बाबा साहब की है, कांसी राम की है और रविदास जी की है। मंदिर में यही लोग हैं? हाँ, हम लोग मकान में हम लोगों की फोटो। और किसी मंदिर आप नहीं जाते? नहीं, किसी नहीं जाती हूँ। अयोध्या मंदिर जाने का मन है? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाती हूँ अयोध्या। हाँ, बोलिए। हम लोग सारे लोग घूमने आए हैं, तीनों लोग, और हमारी ये लड़कियाँ हैं। बोलो जय भीम, बोलो। हमारी लड़कियाँ जय भीम को मानती हैं, ये भी। देखा आपने? हाँ जी, बताओ भैया, आप क्या बलवीर हूँ, डॉक्टर बलवीर हूँ, नंदग्राम से आया हूँ, गाजियाबाद से, विधानसभा अध्यक्ष हूँ। सर, हम जो है विधानसभा स्तर पर पूरी तरीके से एक बात बताओ, दिक्कत कहाँ फंस रही है जमीनी कार्यकर्ताओं को, बसपा के जमीनी कार्यकर्ताओं? क्या दिक्कत? जमीन पे उतरते तो आपकी पार्टी के कमजोर होने का क्या कारण आप समझते हैं? कारण ये है कि जो अब फिलहाल अब हम जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। बहन जी ने निर्देश दिया है, मैं जमीनी स्तर पर काम करो। हम अपनी विधानसभा को पूरी तरीके से सेट कर चुके हैं और उसमें सेक्टर कमेटी और बूथ कमेटी बनाकर सभी समाज के साथ में भाईचारा मिलकर सब लोग, जैसे जिस तरह से हमने 2007 में सरकार बनाई थी, हम उस तरीके से सरकार बनाना चाहते हैं और बहन जी के हाथ मजबूत कर रहे हैं। अगर हमारा जो है बहन जी के हाथ मजबूत हम जिस तरह से जमीनी स्तर पर लेके चले हैं, क्योंकि हम ब्राह्मण समाज भी है हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, भाईचारा को लेके, पिछड़ा वगैरह सबको लेके चल रहे हैं और अच्छी तरह से हम काम कर रहे हैं। और हम 2027 में सरकार बनाएंगे और 2027 में बहन जी ने निर्देश दिया है कि मुझे हर हालत में सरकार बनानी है तो बनानी है। तो इस तरीके से ही बिजनौर से थोड़ा सा 1 मिनट लिवा दो बड़े भाई। क्या? हाँ जी, बोलो। हमारे जय शेख मोहम्मद जय साहब कुछ कहेंगे? बिजनौर से? जी हाँ। बिजनौर तो एक समय में बसपा का गढ़ हुआ करता था, अब तो वहाँ मामला बड़ा। देखिए, गढ़ आज भी है, सम्मानित गढ़ आज भी है और ये लोगों की गलतफहमी है, परिस्थितियाँ होती रहती है, कभी कभी रिजल्ट जो है हमारे अनुसार नहीं आ पाता है। और आने वाला जो समय 2027 का है, पहले भी हमने 8 सीटें दी हैं और इस बार भी हम 8 सीटें देने का वादा करते हैं आपसे। यहाँ नारा देने से कुछ नहीं होगा, जाओ अपना अभी पार्टी का खड़ा करो। यहाँ का नारा दे रहे हो आप, बोलो। यहाँ अभी खड़ा दिखाई नहीं दे रही क्या आपको? लाइव चल रहे, लाइव नहीं, बहुजन समाज पार्टी का स्तंभ आपको खड़ा नहीं दिखाई दे रहा? दिखाई दे रहा है। एक MP, एक MLA, कोई MP नहीं। उतार चढ़ाव लगा रहता है, कैंडिडेट हारते हैं, पार्टी कभी नहीं हारती। विचारधारा की लड़ाई है और लड़ते रहेंगे। और इस बार आप लोगों को सबको एक अचंबा होगा, सरकार बनाकर दिखाएंगे बहुजन समाज पार्टी 2027 में। ऐसा कोई विकल्प ही नहीं है जो सरकार ना बने। आप क्या बोल? हम तो साहब क्या कहना चाहेंगे? आप तो भाई साहब ने हमारा कुछ कह दिया सब कुछ। चलिए, मैं थोड़ा देखिए, यहाँ बहस हो गई, जो लोग बोले आपस में ही बहस करने लगे। अब जरा मैं इधर आपको दिखा, 1 मिनट रुक जाए, 1 मिनट। तो देखिए, आपको मैं दिखा दूं, एक बात तो माननी पड़ेगी। ये देखिए, आपको थोड़ा मैं दिखा दूं, यहाँ पर जो मंदिर है या जो मूर्तियां लगी, ये देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर की बड़ी। एक सेल्फी सर। एक मिनट हटिए। बाबा साहब अम्बेडकर की बीच में मूर्ति है बड़ी सी, और दाहिने साइड बहन मायावती जी की खुद की मूर्ति है। और जीवित रहते अपनी मूर्ति बनवाने वाली वो भी अपने आप में अकेली महिला है। और मान्यवर कांसी राम जी की उनके बाएं 3 लोगों की मूर्तियां हैं। लोग मंदिर की तरह गर्भगृह में वहां पर
है मंदिर की तरह, देवता की तरह लोग पूछते हैं। वहां पर जाके कोई चप्पल जूता पहन के भी नहीं जाता, और सारे लोग आते हैं तो पहले वहां दर्शन करते हैं। और ये इस तरीके से मना 24 से आए जनाब, बहुत अच्छा लगा। हमेशा आता रहे। नहीं, आपको तो मैं काफी फॉलो करता हूँ इसीलिए मैंने बोला आएगा। हम तो आए कि 2027 से पहले मान्यवर अच्छा। काशीराम को पार्टी वाले बहुत तवज्जो देना शुरू कर दिया है। देख रहे हैं सब जन्म तिथि। वैसे जब भी कोई प्रोग्राम होता है मैं आता हूँ, लेकिन बाकी मीडिया से नहीं लोग आते हैं। मुझे काफी जन एनडी से न आज तक से, लेकिन आपको दूसरे का बात छोड़िए, हमारे हम आए ना, आप आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत हम हमेशा आते हैं। बिल्कुल आइए। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।